नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन व उससे पूर्व की व असहयोग आंदोलन के मध्य में जो कार्यक्रम गतिविधियाँ हुई थी उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर नागपुर अधिवेशन 1920 में प्रस्ताव पारित करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन के तहत पूरे भारत में सत्याग्रह किया गया, जुलूस निकाले गए, सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, न्यायालयों का बहिष्कार किया, सरकारी संपत्ति का बहिष्कार किया, स्वदेशी चरखा व खादी को अपनाने पर बल दिया गया था। 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक झड़प होने के कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो उसके बाद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया और कुछ नेता, जिनमें पंडित मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे नेता कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिवर्तन करना चाहते थे। उनका विचार था कि विधानमंडलों में प्रवेश करने से सरकार के वफादार एवं उदारवादियों को विधानमंडलों में जाने का अवसर नहीं मिलेगा तथा असहयोग का कार्यक्रम काउंसिलों में ले लिया जा सकेगा। अतः विधानमंडलों का बहिष्कार संबंधी निर्णय रद्द किया जाना चाहिए। दिसंबर 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में CR दास ने अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, सरदार पटेल आदि के तीव्र विरोध के कारण प्रस्ताव पारित न हो सका और चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और जिसमें कांग्रेस ने अपने सदस्यों को आगामी निर्वाचन में मतदान करने तथा चुनाव लड़ने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ साथ स्वराज्य दल के गठन को भी स्वीकार कर लिया था। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने भी स्वराज दल के कार्यक्रम को समर्थन वो दिया था। इसके बाद साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में लगातार बहिष्कार हो रहे थे, विधानमंडलों का कार्यक्रम स्थगित हो रहा था, स्वराज्य दल का प्रभाव बढ़ रहा था और भारतीय लोग 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से सेटिस्फाई नहीं थे। अतः ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्तरदायी सरकार की
प्रगति की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था। इसमें साइमन के अलावा 6 और सदस्य थे और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और वे ब्रिटिश संसद की सदस्य थे। कमीशन में किसी भारतीय को न रखने से भारतीयों को काफ़ी असंतोष हुआ और भारत के सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और जगह जगह उसके विरुद्ध प्रदर्शन किए। जहाँ भी साइमन कमीशन गया वहाँ काले झंडे दिखाए गए, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ के नारे लगाए। और इसका एक ही उद्देश्य था कि साइमन कमीशन जो आया था, जिसमें सर जॉन साइमन के साथ 6 सदस्य थे, इनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इनको भेजा गया था भारत की समस्याओं को समझने के लिए। इसलिए भारतीयों का मानना था कि जब इसमें कोई भारतीय सदस्य है ही नहीं, सब यूरोपियन हैं जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो वे हमारी समस्याओं को नहीं समझ सकते और उन्होंने इसका है वो विरोध किया था। फिर है 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा या अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 7 जून 1930 में प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं उल्लेख नहीं था। अर्थात जो साइमन कमीशन ने 7 जून 1930 को ब्रिटिश सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई जिक्र नहीं था। प्रतिरक्षा को भारतीयों के हाथों में नहीं सौंपा गया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में भी कुछ नहीं कहा। प्रांतों को भी स्वायत्तता देकर गवर्नर की विशेष शक्तियों द्वारा सीमित कर दिया गया और इसलिए भारतीयों ने इसकी भरपूर निंदा की थी, क्योंकि न तो इसमें औपनिवेशिक शासन का हवाला था, स्वराज का हवाला था, मतलब औपनिवेशिक स्वराज का हवाला नहीं था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में कुछ नहीं था। प्रतिरक्षा जैसा कार्य भारतीयों के हाथों में नहीं था। कुल मिलाकर ये केवल एक झुनझुना था, इसलिए भारतीयों ने इसकी निंदा की। सर शिव स्वामी आयर ने इसे रद्दी की टोकरी में रखने लायक बताया, तो कूपलैंड ने इसे राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय में एक और उच्च कोटि की रचना प्रदान करने वाला प्रयास बताया। फिर भी 1935 के दिन में इसकी अनेक बातों को हैं वो अपनाए। जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन कमीशन के प्रति भारतीयों के मन में दुर्भावना आने लगी, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि आप में रचनात्मक क्षमता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको आपके सब नियम रूल्स संविधान बना के दे रहे। इस बात को भारतीयों ने चैलेंज के रूप में लिया और चैलेंज के रूप में लेते हुए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की। जब भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड ब्रकन हेड ने भारतीयों को
ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे सभी भारतवासी सहमत हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कुल 25 बैठकें हुई, परंतु हिंदू महासभा और हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग के रवैये के फलस्वरूप सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी कुछ मौलिक बातें तय हो गई और 10 मई 1928 को बंबई में इसकी दोबारा बैठक हुई, जहां भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की समिति बनाई गई। इस समिति में 8 व्यक्तियों में सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, कुरैशी जी, सरदार मंगल सिंह, MS अणे, सर अली इमाम और GR प्रधान की एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट या नेहरू प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट अंग्रेजों के मुंह पर गहरा तमाचा था, जो उनको लगता था कि भारतीय रचनात्मक क्षमता से युक्त नहीं है, तो भारतीयों ने अपनी रचनात्मक क्षमता को दर्शाया था। अब इसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1, तात्कालिक लक्ष्य के रूप में भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, केंद्र व प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए तथा कार्यकारिणी को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। नंबर 2, भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए और संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी जाए। नंबर 3, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति तथा अति प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाए, किंतु अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक स्वायत्तता, सुरक्षा आदि की गारंटी प्रदान की जाए। सिंध को बंबई से पृथक किया जाए तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के समान दर्जा दिया जाए। भारत सरकार की कानूनी शक्तियां संसद के पास रहे, जो सम्राट सीनेट प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेगी और प्रतिनिधि सभा तथा प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में 22 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति भाग ले पाएंगे, जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट, भारत की कार्यकारिणी शक्ति सम्राट के पास रही और उस शक्ति पर गवर्नर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से कानून और संविधान के अनुसार है वो प्रयोग करें। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रधानमंत्री सहित 7 मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से गवर्नर जनरल करेगा। एक प्रतिरक्षा समिति बनाई गई थी और प्रतिरक्षा समिति व्यय की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा से लेगी, किंतु भारत पर विदेशी आक्रमण होने या इसकी संभावना होने पर
कार्यकारिणी को किसी भी धनराशि को खर्च करने का अधिकार होगा। अगला है, प्रीवी काउंसिल की तमाम अपीलें बंद करके भारत में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाए जो संविधान की व्याख्या करेगा तथा प्रांतीय विवादों पर है वो निर्णय देगा। इस तरह यह नेहरू रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई थी। इसमें सांप्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करना आरंभ कर दिया गया और मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट पर काफ़ी मतभेद बताया। अली बंधुओं ने इसे स्वीकार करने के लिए विभिन्न प्रांतीय मुस्लिम संगठनों को प्रोत्साहित किया और जिन्ना इसमें कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन चाहते थे जिससे इसका स्वरूप बदल जाए। स्वयं कांग्रेस में भी काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो गई और दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों ने प्रस्ताव पारित करवा दिया और यदि ब्रिटिश संसद 31 दिसंबर 1929 तक रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती है तो पूर्ण स्वतंत्रता राष्ट्रीय लक्ष्य हो जाएगा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दिया जाएगा। इस तरह की बातें हैं वो रखी गई थी। धन्यवाद।